नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम ध्येय आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक शासन में नैतिकता, जो एथिक्स विषय की पुस्तक है, उस पर चर्चा करेंगे। यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित पुस्तक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है दुस्संधिपूर्ण रिश्वतखोरी। किसी भी भ्रष्टाचार लेन देन में दो पक्षकार होते हैं, एक रिश्वत देने वाला और दूसरा रिश्वत लेने वाला। रिश्वतखोरी के अपराध को दो प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक श्रेणी में रिश्वत देने वाला ज़बरदस्ती उससे पैसे ऐंठे जाने का शिकार होता है। उसे एक मामूली सी सेवा के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि यदि वह पैसे ऐंठने वाले लोक सेवक की मांग नहीं मानता तो उसे उस रिश्वत की राशि से कहीं अधिक खो देना पड़ेगा। विलंब, उत्पीड़न, अनिश्चितता, खोया हुआ अवसर और मजदूरी, ये सभी परिणाम होते हैं रिश्वतखोरी की मांग को ठुकराने के, जो इतने भयानक हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के कुचक्र ने प्रतिदिन के जीवन यापन के लिए नागरिक को निचोड़ कर रख दिया है। इसके अलावा ऐसे मामलों की एक और श्रेणी है जिसमें रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों एक साथ मिलकर समाज को लूटते हैं, और रिश्वत देने वाला उतना ही या उससे भी अधिक अपराधी होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला। इसमें घटिया गुणवत्ता के कामों के निष्पादन के मामले, प्रतिस्पर्धा के विकार, राजकोष को लूटना, लोक अधिप्राप्तियों में कमीशन लेना, दुस्संधि से कर की चोरी और लोगों को घटिया किस्म की दवाएं देकर सीधे हानि पहुंचाना और सुरक्षा नियमों का अतिक्रमण आदि शामिल हैं। भ्रष्टाचार की इन दो श्रेणियों को क्रमशः बल प्रयोग और दुस्संधि के नामों से भी जाना जाता है। तेजी से बढ़ रही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बल प्रयोगपूर्ण भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हो रही है, और कई बार ये प्रायः कई गुना गंभीर आर्थिक अपराधों का रूप ले लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 3 में विविध अपराधों और जुर्मानों को अधिकथित किया गया है। धारा 7 में लोक सेवक द्वारा किसी सरकारी काम को करने के लिए असंवैधानिक रूप से परितोषण प्राप्त करना अपराध है। यद्यपि रिश्वत देने की अलग से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी रिश्वत देने वाला दुष्प्रेरणा का अपराधी है, और जो सज़ा रिश्वत लेने वाले को मिलती है उसी सज़ा का पात्र रिश्वत देने वाला भी है। फिर भी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत यदि रिश्वत देने वाला न्यायालय में यह वक्तव्य देता है कि उसने रिश्वत का प्रस्ताव रखा था, तो रिश्वत देने वाले को अभियोजन से उन्मुक्त रखने का उपबंध है। तथापि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बल प्रयोग और दुस्संधि में कोई अंतर नहीं बताता। बल प्रयोग के भ्रष्टाचार का सामना करने में व्यवस्थापिक सुधार बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि भ्रष्टाचार के मामले में सामान्य दोषियों की दर कम है, यह देखा गया है कि बल प्रयोग भ्रष्टाचार के दोषियों के मामले की दर दुस्संधि भ्रष्टाचार की अपेक्षा अधिक है। इसका कारण यह है कि रिश्वत देने वाला भी एक पीड़ित व्यक्ति होता है, और क्योंकि उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत उन्मुक्ति का प्रावधान है, अतः वह रिश्वत लेने वाले के बचाव के लिए आगे आता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता तंत्र द्वारा जाल बनाकर पकड़ने के मामले ऐसे में बहुत प्रभावशाली होते हैं। दुस्संधि भ्रष्टाचार के लिए वैसा ही करना सत्य नहीं होता है। इन मामलों में सिद्ध दोष होना बहुत कठिन बन पड़ता है, क्योंकि रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों की मिली भगत से उन दोनों को लेन देन का लाभ मिलता है। दुस्संधि भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव बहुत ही विपरीत होता है, तथा सरकार और प्रायः समाज ही कुल मिलाकर इससे पीड़ित होते हैं। आयोग का मत है कि दुस्संधि भ्रष्टाचार से प्रभावी विधिक उपायों द्वारा निपटे जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों सजा से बच ना सके। साथ ही दुस्संधि भ्रष्टाचार के लिए सजा अधिक कड़ी कर दी जानी चाहिए। दुस्संधि भ्रष्टाचार के मामलों में सबूत का भार दोषी पर डाल दिया जाना चाहिए। हमारी दंडीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी करार न दिया जाता। तथापि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही इस सिद्धांत के कुछ अपवादों का उपबंध किया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का में उपबंध है कि जब यह प्रश्न हो कि क्या किसी महिला ने अपने पति द्वारा या अपने पति के किसी संबंधी द्वारा सताए जाने के कारण आत्महत्या की है,
और यह पता चलता है कि उस महिला ने आत्महत्या अपने विवाह की तारीख से 7 वर्षों के अंदर की है और उसके पति या उसके पति के ऐसे संबंधी ने उस महिला के साथ क्रूरता बरती है, तो न्यायालय मामले की अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मान सकता है कि वह आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे संबंधी द्वारा उकसाई गई थी। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) अणा में अनुबंध किया गया है कि लोक सेवक दंड कदाचार के अपराधी कहा जाएगा यदि वह उसके द्वारा रखी गई उस संपत्ति का हिसाब संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। लोक सेवक दंड कदाचार का अपराधी कहा जाएगा यदि वह उसके द्वारा रखी गई संपत्ति का हिसाब संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषी लोक सेवक को आय के स्रोतों के संबंध में रखी गई संपत्तियों को न्यायोचित ठहराया जाना होता है। इसके साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 में भी यह उपबंध है या अनुबंध है कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दोषी लोक सेवक ने परितोषण स्वीकार किया है तो न्यायालय को यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि वह परितोषण धारा 7 में उल्लिखित इनाम के लिए था और साबित करने का भार दोषी पर पड़ेगा। अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में दुस्संधि रिश्वत के विशेष अपराध लाए जाने का उपबंध करने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। कोई अपराध दुस्संधि रिश्वत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि किसी लेन देन का नतीजा या ऐच्छिक नतीजा सरकार, जनता या जनहित को हानि पहुंचाना होता है। इन सभी मामलों में यदि यह स्थापित कर दिया जाता है कि सरकार या जनता के हित को लोक सेवा के किसी कृत्य के कारण हानि पहुंची है तो न्यायालय यह मान लेगा कि लोक सेवक और निर्णय के लाभार्थी ने दुस्संधि रिश्वत का अपराध किया है। इन सभी मामलों के लिए सज़ा 10 वर्षों तक बढ़ा दी जानी चाहिए। सिफारिशें देख लेते हैं। का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में कपटपूर्ण रिश्वतखोरी के विषय अपराध का प्रावधान करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। यदि किसी लेन देन के परिणामस्वरूप अथवा इच्छित परिणाम से राज्य, जनता या जनता के हित की हानि होती है तो ऐसे अपराध को कपटपूर्ण रिश्वतखोरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। खा ऐसे सभी मामलों में यदि यह सिद्ध कर लिया जाता है कि किसी लोक सेवक के काम के कारण राज्य के हित या जनता की हानि हुई है तो न्यायालय यह मान लेगा कि लोक सेवक और निर्णय के लाभार्थी ने कपटपूर्ण रिश्वतखोरी का अपराध किया है। गा कपटपूर्ण रिश्वतखोरी के ऐसे मामले या ऐसे सभी मामलों में दंड रिश्वतखोरी के अन्य मामलों की अपेक्षा दोगुना होगा। इस संबंध में कानून के अनुकूल संशोधन किया जाना चाहिए। अगला है अभियोजन के लिए स्वीकृति। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 में यह उपबंध है कि न्यायालय को अधिनियम की धारा 7, धारा 10, धारा 11, धारा 13 और धारा 15 के अंतर्गत परिभाषित अपराधों का संज्ञान लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। इस उपबंध का उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को विद्वेषपूर्ण और कष्टमय शिकायतों द्वारा उत्पीड़न से बचाव करना है। सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस बात से अपने को संतुष्ट कर ले कि अभियुक्त लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यद्यपि इस प्रावधान की मंशा स्पष्ट है, फिर भी यह दलील दी जाती है कि इस खंड का प्रयोग कभी कभी स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा बेईमान अधिकारियों को बचाने के लिए किया जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां ऐसी स्वीकृति प्रदान करने में असाधारण विलंब हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां स्वीकृति प्रदान करने में त्रुटियों का प्रयोग अभियुक्त द्वारा स्वीकृति को चुनौती देने और इसे रद्द कराए जाने के लिए अज्ञानतावश किया जाता है। इससे संपूर्ण कार्यवाही अकृत हो जाती है। आयोग ने स्वीकृति से संबंधित विविध पहलुओं की जांच की है और आयोग का मत है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां सुधारों की गुंजाइश है और इसके लिए कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इनका विवेचन निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है। ऐसे मामलों में जहां लोक सेवकों
को रंगे हाथों पकड़ा गया हो और उन मामलों में जहां उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां हों, अभिमुक्ति देना। लोक सेवकों के ऐसे अनेक मामले हैं जहां उन्हें रिश्वत मांगते हुए या रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत दिए गए बहुप्रयोजी संरक्षण कभी कभी भ्रष्ट लोक सेवकों को न्याय दिलाने में सहायक हो जाते हैं, क्योंकि इससे प्रायः स्वीकृति में विलंब कर दिया जाता है या उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। विधान की यह मंशा प्रतीत होती है कि लोक सेवक को अपने उचित सरकारी काम का निष्पादन करने में वह पर्याप्त संरक्षण दे। इस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी प्रकार से तभी हो सकती है जब यह उपबंध केवल उन मामलों तक सीमित हो जहां आरोपित कदाचार प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कामों के निष्पादन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे संरक्षण की आवश्यकता उन अपराधों के लिए नहीं है जो मूल रूप से निम्नलिखित के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित हों। पहला, रिश्वत मांगना या और उसको स्वीकार करना। बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करना। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियों को रखने के मामले। अतः उपर्युक्त स्थितियों में दिए गए संरक्षण को हटाए जाने का मामला बनता है। अभियोजन के लिए स्वीकृति की वैधता। यह पाया गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी को उनके द्वारा दी गई स्वीकृति पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रायः बुला लिया जाता है और ऐसा कई वर्षों के बाद होता है। अनेक मामलों को इन आधारों पर उन्मुक्त दोष मुक्त कर दिया जाता है कि स्वीकृति प्राधिकारी ने स्वीकृति देते समय अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया था। तथापि ऐसा प्रायः तब होता है जब अन्य सभी साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत कर दिए गए हों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना अभियोजन को रोकना था। ऐसे अनेक मामलों में स्वीकृति की वैधता का मामला तब उठाया जाता है जब अभियोजन पक्ष सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर चुका हो। यह स्वीकृति प्राधिकारी के हित में उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वीकृति अनेक वर्षों पहले से दी जा चुकी हो सकती है। यह अभियुक्त के लिए भी उचित नहीं है कि जो अभियोजना प्रक्रिया के मुख्य भाग से गुजर चुका हो, विशेष रूप से तब जब स्वीकृति को अतर्क संगत पाया गया हो। तथापि यह भी देखा गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी प्रायः इसलिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते क्योंकि उनकी अन्य सरकारी पूर्व व्यस्तताएं होती हैं और इससे भी सुनवाई पूरी करने में विलंब होते हैं। आयोग ने यह महसूस किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वीकृति प्राधिकारियों को गवाह के रूप में न बुलाना पड़े, और यदि सुनवाई करने वाला न्यायालय स्वीकृति प्राधिकारियों को बुलाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए कारणों को लेखबद्ध करना चाहिए। ऐसा प्रथम चरण में होना चाहिए, बल्कि न्यायालय द्वारा आरोप तय करने से भी पहले। धन्यवाद।